डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट इंग्लिश के सिलेबस में हमने ग्रामर को स्टडी हम उसको कर रहे हैं ग्रामर को। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमारे पास नाउन हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, उसमें हमने स्टार्ट के टॉपिक्स जितने भी थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो हमने पढ़ लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले एडवर्ब है क्या, ठीक है। जब हम एडवर्ब बनाया कैसे जाता है, जब हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दें ना, ये देखें, जब हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दें तो वही एडवर्ब बन जाता है। जैसे एडजेक्टिव है मेरे पास नाइस, तो इस नाइस के साथ अगर मैं एल वाई लगा दूं तो ये नाइसली बन जाएगा, और ये जो नाइसली है ये एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि एडवर्ब कैसे बनाया जाता है कि जब एक एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड कर दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो एक एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अब एडवर्ब में अगर हम बात करें तो हमारे पास हम एडवर्ब कब यूज करते हैं। एडवर्ब चार चीजों पर मुश्तमिल हो सकता है, उनकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवर्ब वर्ब की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की जगह भी यूज किया जा सकता है, एडवर्ब एडवर्ब की जगह भी यूज किया जा सकता है, और एडवर्ब किसी सेंटेंस की जगह भी यूज किया जा सकता है। तो ये चार यूजेस हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एडवर्ब है वो या तो वर्ब की जगह आप यूज कर सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव की जगह यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको किसी और एडवर्ब की जगह यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको किसी सेंटेंस की जगह यूज कर सकते हैं। तो ये चार जगह पे हम एडवर्ब्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ना है कि वो एडवर्ब्स कहां यूज होते हैं जो एल वाई के साथ यूज होते हैं, विद एल वाई, ठीक है। जैसे नाइसली हमने यूज किया है, ये कहां पे यूज होगा, यानी ऐसा एडवर्ब जिसके साथ एल वाई लगा हो, ठीक है, वो कहां यूज होगा। उसके बाद हमने पढ़ना है कि एडवर्ब विदाउट एल वाई कहां पे यूज होगा, यानी ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ एल वाई नहीं आता। जैसे आपको वेरी नजर आ रहा है, क्या वेरी के साथ एल वाई है, नहीं, ये भी एक एडवर्ब है लेकिन इसके साथ एल वाई नहीं है। तो कुछ एडवर्ब्स विदाउट एल वाई भी होते हैं, ठीक है, वो हमने देखना है कहां यूज होते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स की। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम एडवर्ब्स को किस जगह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, कहां यूज करते हैं। पूरे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की प्लेसमेंट कहां पे करनी होती है, करेक्ट जो प्लेसमेंट है उसके बारे में हम रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर की बात करेंगे कि ऑर्डर हमारे पास ये है कि कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एडवर्ब्स हैं इनका ऑर्डर क्या है। जैसे हमने एडजेक्टिव के ऑर्डर्स पढ़े थे, ठीक है, जो हमने एक निमोनिक पढ़ा था, ओसास, कॉम्प, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने बात करनी है कि आज जैसे एडजेक्टिव था ओपिनियन का, साइज का, एज का, ओसास, कॉम्प, इसी तरह आज हमने एडवर्ब्स के ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर पहले आएंगे या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, कौन आएगा। और उसके बाद इन द एंड हमने एडवर्ब्स के डिफरेंट रूल्स पढ़ने हैं जिससे हमारी एडवर्ब के टॉपिक के ऊपर पूरी ग्रिप हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक का पहला जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमने याद रखनी है कि मैंने अभी बताया कि एडवर्ब एडजेक्टिव की जगह भी यूज हो सकता है। अब ये जो एडवर्ब एडजेक्टिव की जगह यूज हो रहा है ना, ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल भी आगे देखेंगे। ये जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ये कहां यूज हो रहा है, हमें क्या पता चलेगा या किस तरह पता चलेगा कि हमने इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब लगाना है या एडजेक्टिव लगाना है, क्योंकि ये दोनों ही यूज हो सकते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव की जगह यूज हो सकता है और एडजेक्टिव एडवर्ब की जगह यूज हो सकता है, लेकिन कब यूज हो सकता है उसकी अगर हम बात करें तो अगर तो सेंटेंस के अंदर क्या का मतलब होना, ठीक है, क्या का अगर मतलब हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर किस तरह का मतलब हो तो उसके जगह हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आगे एग्जांपल से आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो एडवर्ब है, एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। एडवर्ब कब इस्तेमाल होगा, जब किस तरह का मतलब हो तो एडवर्ब आएगा, और जब क्या का मतलब हो तो एडजेक्टिव आएगा। अब पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है कि ऐसे एडवर्ब्स जो एल वाई के साथ होते हैं, ठीक है, वो कहां लगाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एडवर्ब एल वाई के साथ वाला लगाना है या फिर आपने एडवर्ब एल वाई के बगैर लगाना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर एडवर्ब से पहले दिया गया जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब हो तो उसके साथ एल वाई लगाना है, और अगर वो वर्ब स्टेट वाला हो तो उसके साथ एल वाई नहीं लगाना। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है ही प्लेड, ठीक है, अगर प्ले
प्लेड है और मैंने यहां पे नाइस लिख दिया है। अब गौर से देखें, ये प्ले वर्ब है ना, प्ले कहते हैं खेलने को, खेलना एक वर्ब है। अब ये एक वर्ब है, उसने कहा है कि अगर वर्ब एक्शन वर्ब हो, प्ले खेलना है ना, कि मैं अगर खेल रहा हूं तो ये मेरा एक्शन है, ठीक है। अगर मैं ये खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, तो खेलना क्या है, मेरा एक्शन है। तो ये एक्शन है, तो एक्शन के साथ कौन सा एडवर्ब आएगा, एल वाई वाला एडवर्ब आएगा। तो क्या मैंने एल वाई वाला एडवर्ब लगाया, नहीं, तो यहां पे एल वाई वाला एडवर्ब आएगा, नाइस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, नाइसली। ही प्लेड नाइसली, ठीक है। अक्सर आपने कमेंट्री के अंदर भी देखा होगा, वो कहता है बाबर आजम प्लेड नाइसली, ठीक है। तो वो जो हमारे पास वर्ड है, जब भी वर्ब एक्शन वर्ब हो तो हमारे साथ एल वाई वाली एडवर्ब्स आती हैं। आगे दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वो कहता है अगर स्टेट वाली हो ना तो उसके साथ एल वाई वाली एडवर्ब्स नहीं आती। जैसे ही इज अ वेरी नाइस मैन, क्या इसके अंदर जो हमारे पास वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है, क्या ये जो वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है ये स्टेट की है या एक्शन की है, तो ये स्टेट की है। कैसे, स्टेट कहते हैं हालत को। हालत का मतलब ये है कि उसने आदमी की कंडीशन बताई है, स्टेट बताई है कि वो आदमी नाइस है, ठीक है, बहुत नाइस है, तो इसमें उसने स्टेट बताई है। क्या उसमें उसने कोई उसकी वर्ब इस तरह यूज किया जो एक्शन वर्ब हो, खेलना, चलना या फिर इधर उधर घूमना, क्या इस तरह की कोई उसने बात की है, नहीं। उसने कहा ही इज अ वेरी नाइस मैन, इसके अंदर जो एडवर्ब यूज हो रही है ये कौन सी वर्ब एडवर्ब यूज होगी, विदाउट एल वाई। तो नजर आ रहा है क्या ये इसमें एल वाई है, इसमें एल वाई नहीं है, तो ये एल वाई के बगैर वाली हमारे पास एडवर्ब आएगी। तो स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास कंपोनेंट था वो ये था कि एडवर्ब एल वाई वाली कब यूज करनी है और एडवर्ब एल वाई के बगैर वाली कब यूज करनी है। ये एडवर्ब एल वाई वाली यूज की हुई है और ये एडवर्ब एल वाई के बगैर यूज की हुई है, ठीक है। जैसे अगर वो कहता है कि वर्ब आपके पास एक्शन हो, यानी जिसके अंदर आप एक्शन करते हैं, उसने कहा ही प्लेड, तो प्ले में हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं ना, खेलते हैं जब, तो एक्शन करते हैं ना, तो ये एक्शन वर्ब है, तो एल वाई वाली हमारे पास एडवर्ब आएगी, तो नाइसली आ गया। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी, वो क्या है, वो कहता है ही इज अ वेरी नाइस मैन, इसमें एक्शन नहीं है, इसमें कौन सी वर्ब है, स्टेट वाली वर्ब है, कि वो उसकी हालत बताई हुई है कि आदमी की कि वो बहुत नाइस है, ठीक है। तो स्टेट वाली एडवर्ब हो तो वो हमारे पास एल वाई के बगैर वाला एडवर्ब आता, तो ये हमने बगैर वाला एडवर्ब यूज किया, वेरीली यूज नहीं किया, बल्कि क्या, ही इज अ वेरी नाइस मैन, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला कंपोनेंट था, एडवर्ब विद एल वाई। कब लगाना है, जब एक्शन वर्ब हो तो एल वाई लगाना है, और जब एक्शन वर्ब ना हो तो एल वाई नहीं लगाना। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब का हमने पहला कंपोनेंट कर लिया था कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एल वाई के साथ ही लगाए जाते हैं, और वो कौन से होते हैं वो मैंने बता दिया था। जैसे नाइसली हमने यूज किया रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली खुद एक एडवर्ब है जिसके अंदर एल वाई आ रहा है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हमने देख लिया था। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो विदाउट एल वाई यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से एडवर्ब्स हैं जो विदाउट एल वाई यूज किए जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो एडवर्ब्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, जैसे अपीयर है, लिंक है, सीम है, ही, ये एग्जांपल बाद में देखते हैं। उसके बाद सेंसेस की अगर हम बात करें, टेस्ट है, स्मेल है, साउंड है। उसके बाद जो चेंज आ रहा होता है, जैसे फ्लो है, फ्लो जब पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, फ्लो करता है, तो उसमें चेंज आता है ना पानी में, ठीक है। जैसे इस ग्लास के अंदर शेप और है, जग के अंदर जाएगा तो शेप और हो जाएगी। इसी तरह टॉन, जब कागज को फाड़ा जाता है तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, तो ये इसके साथ भी कभी हम एडवर्ब एल वाई वाला यूज नहीं करेंगे। उसके बाद प्रूव, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ एल वाई यूज नहीं करते, जैसे डायरेक्ट है, ठीक है, इसके साथ हम एल वाई यूज नहीं करेंगे। फास्ट है तो कभी फास्टली यूज नहीं करेंगे, टाइट है तो कभी टाइटली यूज नहीं करेंगे, टाइट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एडवर्ब्स है जिनके साथ हम एल वाई यूज नहीं करते। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट्स, स्टेट्स में ये हम कहेंगे ही सीम्ड नाइस, ठीक है। तो मैंने ये नहीं कहा ही सीम्ड नाइसली, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ना ही सीम्ड, तो सीम आ गया है ना, स्टेट से, तो ही सीम्ड नाइस, तो मैंने स्टेट वाला जो हमारे पास एडवर्ब है उसके साथ एल वाई नहीं लगाया, नाइस लगाया, एल वाई नहीं लगाया, नाइसली नहीं लगाया, ठीक है। तो ये याद रखना है। ही अपीयर्ड क्वाइट, ठीक है, तो वो खामोश नमूदार हुआ, खामोशी से, ठीक है। ही अपीयर्ड क्वाइटली नहीं लगाया, ही अपीयर्ड क्वाइट लगाया, ठीक है। तो अपीयर, लिंक या सीम, ये जो एडवर्ब ऑफ स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स के साथ हालत जिसको कहते हैं,
वो हालत जो है या स्टेट जो है उसके साथ कभी भी हम ly यूज नहीं करते। ही अपीयर्ड नाइस, ही अपीयर्ड क्वाइट, तो इधर मैं ly नहीं लगा रहा, क्वाइटली या नाइसली नहीं कह रहा, क्यों? क्योंकि स्टेट्स के साथ कभी भी ly यूज नहीं करते। सो ही अपीयर्ड नाइस, ही अपीयर्ड क्वाइट, ठीक है। ही सीम्ड वेल या फिर ही सीम्ड रॉन्ग, तो रॉन्गली नहीं आएगा। उसके बाद सेंसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, मिल्क टेस्ट्स, ठीक है, इसमें ये नहीं कहेंगे कि शुगरली या फिर इस तरह की चीज। ही मिल्क वाज, ठीक है, शुगर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मेल की, ही इट स्मेल्स प्लेजेंटली नहीं कहेंगे, इट स्मेल्स प्लेजेंट, ठीक है, कि फूलों की खुशबू जो है वो खुशगवार है, तो प्लेजेंटली नहीं कहेंगे, ठीक है। तो स्मेल जो साउंड है, या फिर ही साउंड्स वेल, तो वो अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर इट साउंड्स गुड, तो गुडली नहीं कहते हम, इट साउंड्स गुड, कि अगर कोई सॉन्ग है या कोई किसी भी कोई टोन वगैरह है, इट साउंड्स गुड, तो इसके साथ भी ly नहीं लगा रहे। तो साउंड, स्मेल, टेस्ट, जितनी भी सेंसेस हैं इनके साथ भी हम ly नहीं लगाते। उसके बाद चेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, फ्लो, टॉन, प्रूव, ही प्रूव्ड रॉन्ग, तो ये नहीं होता कि ही प्रूव्ड रॉन्गली, ठीक है। तो प्रूव भी अगर आ रहा है तो उसके साथ भी ly नहीं आ रहा, रॉन्गली नहीं आएगा, बल्कि क्या है, ही प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है। तो फ्लो, टॉन, प्रूव, इसके साथ भी ly नहीं लगाएंगे। उसके बाद एडवर्ब जो है डायरेक्ट, फास्ट या टाइट, ही हिमसेल्फ या ही रेन फास्ट, ही रेन फास्टली नहीं होगा, ही रेन फास्ट कि वो तेज दौड़ा, ही रेन फास्टली नहीं होगा। तो ये कुछ एडवर्ब से जिसके साथ हम कभी भी ly नहीं लगा सकते, जैसे ही सीम्ड क्वाइट, इट साउंड्स गुड, ही प्रूव्ड रॉन्ग, उसके बाद ही रेन फास्ट, तो इन सब के साथ हम ly नहीं लगाएंगे। ये 4 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। उसके बाद वो कहता है कुछ ly वाले हमारे पास एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, जैसे मिजरली, कोवर्डली, फ्रेंडली, फादरली, इनको हम अकेला यूज नहीं कर सकते, अलग यूज नहीं कर सकते। जैसे कोवर्डली वर्ड उसने दिया हुआ, ही बिहेव्ड कोवर्डली। अब मैंने अभी बताया कि अकेला वर्ड ly वाला नहीं आ सकता, इनमें से अगर कोई वर्ड हो तो वो ly वाला अकेला वर्ड नहीं आएगा। जैसे कोवर्डली आया हुआ है अकेला, तो ये गलत है, ठीक है। नीचे क्या एग्जांपल है, ही बिहेव्ड इन अ कोवर्डली मैनर, ये सही है, क्योंकि यहां पे कोवर्डली अकेला नहीं आया हुआ, कोवर्डली के बाद नाउन भी उसने लगाया हुआ है, तो ये सही है। हालांकि बात एक ही है, वहां भी कोवर्डली लगा था, यहां भी कोवर्डली लगा था, लेकिन उसने कहा है कि कोवर्डली, फ्रेंडली, मिजरली, फादरली ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो कभी अकेले यूज हम नहीं करते, हमेशा उनके बाद क्या होना चाहिए, नाउन। तो मैनर एक नाउन है, तो ये नाउन आया हुआ है, तो अकेले कोवर्डली यूज नहीं कर सकते, लेकिन कोवर्डली मैनर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी कि कुछ ly वाले एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते। सो ही बिहेव्ड कोवर्डली गलत होगा, क्योंकि कोवर्डली अकेला हम यूज नहीं कर सकते। सो ही बिहेव्ड इन अ कोवर्डली मैनर, ये सही है। या फिर ही बिहेव्ड इन अ फादरली मैनर, ये भी सही है। तो जब भी आप इन चीजों को यूज करते हैं, इन वर्ड्स को यूज करते हैं, तो अकेला यूज नहीं कर सकते, इनको किसी नाउन के साथ, किसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज करते हैं। सो ही बिहेव्ड इन अ कोवर्डली मैनर, ये सही है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्लेसमेंट कैसे की जाती है एडवर्ब की। ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं, इससे आप कभी भी गलती नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो प्लेसमेंट आपको पता होनी चाहिए। तो एडवर्ब की जो प्लेसमेंट है ना, उसके लिए आपने बेसिक रूल ये याद रखना है कि हमेशा जो एडवर्ब है ना, हमेशा वो या तो वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। पहला रूल तो ये है, उसके बाद, ठीक है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ये सिंपल रूल है। पहला रूल ये है कि हमेशा जब एडवर्ब आएगा तो वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वो कहता है जब भी हम एडवर्ब यूज करेंगे इट विल बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इफ नो ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना सेंटेंस के अंदर तो हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे एडवर्ब को। जैसे ही सिंग्स नाइसली, अब यहां पे देखें ही सिंग्स, ही उसने सब्जेक्ट कहा हुआ है, ठीक है। सिंग्स जो है ये क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अब यहां पे देखें एडवर्ब उसने किसके बाद लगाया हुआ है, वर्ब के बाद। क्यों वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ना हो। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। नीचे वाले एग्जांपल देखते हैं, वो कहता है कि आप एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो। जैसे ही सिंग्स द सॉन्ग नाइसली, इस सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास,
ये वर्ब है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और ये एडवर्ब है। तो ये दो ही रूल्स हमारे पास मेन। पहला रूल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो किसके बाद लगाते हैं, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारे पास जो एडवर्ब, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो एडवर्ब है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया हुआ हमने, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से एडवर्ब जो है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया हुआ है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में उसने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, बल्कि किसके बाद एडवर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब या, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसे यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने एडवर्ब लगाया, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो यहां वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट खुद के बाद ही लगाएंगे। तीसरी चीज क्या है, ये तो दो रूल्स कॉमन है। तीसरा थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, वो ये है कि अगर इन वर्ड्स में से कोई वर्ड आ जाए ना, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, रेगुलरली, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाए ना, तो इनके साथ आप क्या करते हैं, इसमें हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाते, इसमें हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है तीसरा, कि वैसे तो हमें पता है कि एडवर्ब दो जगह ही आ सकता है, या तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ये दो रूल्स तो मेन है। तीसरा एक्सेप्शनल केस है कि ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ जाएं तो फिर हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाते, फिर हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाते हैं। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, इसमें ये वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, आपको नजर आ, और ये एडवर्ब है ऑलवेज। तो उसने कहा है कि अगर इन वर्ड्स में से ऑफन, ऑलवेज या सेल्डम, तो ऑलवेज उसने दिया हुआ है तो ये ऑलवेज आ गया है। अब अगर ऑलवेज आ गया है तो ये वर्ब के बाद नहीं आएगा, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा, बल्कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो तीन मेन रूल हैं कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब आएगा, तो बाद में आएगा, हमेशा एडवर्ब बाद में आएगा। लेकिन एक रूल ऐसा है कि जिसमें एडवर्ब पहले आता है, और वो क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे सेल्डम है, ऑफन है, ऑलवेज है, जब ये वर्ड्स आ जाए तो फिर हम वर्ब या एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाते, फिर उससे पहले लगाते हैं। तो ये आपने रूल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो ये हमने प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब तक हमने पढ़ लिया। तो हम बात कर रहे थे कि एडवर्ब कुछ ly के साथ हम यूज करते हैं, कुछ एडवर्ब्स विदाउट ly यूज करते हैं। उसके बाद हमने प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब की भी बात कर ली कि हमेशा जो एडवर्ब है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के भी बाद आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस था कि ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले लगाते। तो वैसे तो बाद में लगाते थे, लेकिन इन वर्ड्स के साथ हम क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था, इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स भी पढ़ेंगे कि हमने ऑर्डर क्या रखना होता है, ठीक है। तो ये हमने 4 रूल्स पढ़ने हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हम एडवर्ब्स का ऑर्डर क्या रखेंगे, पहले कौन सा एडवर्ब आएगा, फिर कौन सा एडवर्ब आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ तरह के एडवर्ब्स होते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, जैसे नाइसली, ठीक है, ईगरली, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद कुछ हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ठीक है, इन द वाटर, इन द मैच, ठीक है। उसके बाद कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, टुडे, यस्टरडे, इस तरह की चीज, द नेक्स्ट वीक। उसके बाद कुछ एडवर्ब्स ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होते हैं, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। उसके बाद हमारे पास डे के हम यूज करते हैं, उसके बाद मंथ के अलावा भी यूज कर सकते हैं। अब इनको एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए एडवर्ब का। तो पहला रूल तो ये कहता है कि ऑर्डर ये होना चाहिए कि पहले आप एडजेक्टिव यूज करें, फिर आप क्या यूज करें, एडवर्ब यूज करें। यानी एडवर्ब एडजेक्टिव के क्या आना चाहिए, बाद आना चाहिए। जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं, टी वॉज हॉट इनफ, टी वॉज हॉट इनफ। इसमें जो हॉट है वो एडजेक्टिव है, खुसूसियत है उसकी, चाय का गर्म होना उसकी खुसूसियत है, ठीक है। इनफ जो है वो क्या है, एडवर्ब है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, टी वॉज इनफ हॉट
हॉट। अब ये दोनों सेंटेंस सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले आया हुआ है और इसमें जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव से पहले आया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि एडवर्ब हमेशा बाद में लगता है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब के भी बाद लगेगा, ऑब्जेक्ट के भी बाद लगेगा जैसे हमने पहले पढ़ लिया, और एडजेक्टिव के भी बाद लगेगा। तो एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के बाद लगेगा। तो पहला सेंटेंस अगर देखें तो एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, सही है। दूसरे सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले लगा हुआ है, तो ये गलत है। So tea was hot enough आएगा, tea was enough hot नहीं आएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। ठीक है, दे डिडंट प्ले नाइसली इन द वाटर यस्टरडे। पहला एडवर्ब यहां पे है, दूसरा एडवर्ब है ये, तीसरा एडवर्ब है ये। तो नाइसली, नाइसली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है कि उसने किस तरह उस काम को सरंजाम दिया। इन द वाटर, वाटर प्लेस है पानी के अंदर। ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, टाइम है, यस्टरडे, टुडे, इस तरह। तो आपको नजर आ रहा है कि उसने ये रूल फॉलो किया हुआ है कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं DFT, एडवर्ब ऑफ, अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। ठीक है, तो यहां पे वो कहता है आई स्टेड देयर फॉर अ वीक ट्वाइस इन स्प्रिंग, फॉर अ वीक, उसके बाद उसने ट्वाइस लगाया हुआ है, उसके बाद उसने स्प्रिंग लगाया हुआ है, इन स्प्रिंग। अब फॉर अ वीक, फॉर अ वीक कितने दिन के लिए, फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, तो ये क्या है, ड्यूरेशन है। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस, थ्राइस, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तीसरा है इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इन विंटर, इन समर, तो ये क्या है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब तो उसने इस रूल को भी फॉलो किया हुआ है, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम, DFT उसने फॉलो किया हुआ है। तो ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद TDM, एडवर्ब ऑफ टाइम, डे और मंथ। पहले टाइम की बात करेंगे, फिर डे की, फिर मंथ की। जैसे शी केम एट 7 PM ऑन मंडे इन जुलाई। ठीक है, एट 7 PM क्या है, टाइम है। ऑन मंडे, मंडे क्या है, डे का नाम है, और जुलाई क्या है, मंथ। तो TDM, तो उसने TDM यानी टाइम, डे और मंथ इसको फॉलो किया हुआ है। तो ये सेंटेंस भी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। तो ये हमने रूल्स करने थे कि ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स भी हमने करना था कि ऑर्डर हमने पढ़ लिया, पहले एडजेक्टिव आएगा फिर एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब है, इस वजह से ये सही है। लेकिन इसमें पहले एडवर्ब है फिर एडजेक्टिव है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद MPT यानी मैनर, प्लेस, टाइम। उसके बाद DFT ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम। उसके बाद TDM है टाइम, डे, मंथ। इस सीक्वेंस को हमने फॉलो करना होता है, ये ऑर्डर हमने रखना होता है। तो ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। एडवर्ब विद LI कहां यूज होते हैं, एडवर्ब विदाउट LI कहां यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट क्या होती है एडवर्ब की, और ऑर्डर क्या होता है, ये भी हमने रूल्स के थ्रू पढ़ लिया। आगे हम बात करेंगे रूल्स की। ये रूल्स हम ब्रीफली डिटेल के अंदर हम इसको बात करेंगे। ठीक है, इन रूल्स की वजह से हमारी एडवर्ब के टॉपिक पे कंप्लीट ग्रिप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एडवर्ब की। तो एडवर्ब हमने देखा कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो LY के साथ हम यूज करते हैं, कुछ LY के बगैर यूज करते हैं। उसके बाद हमने प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब की बात की कि सेंटेंस में उनको प्लेस कहां पे किया जाता है। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट क्या रखी जाती है। और उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ एडवर्ब भी देखा था कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था MPT यानी मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में आएगा, टाइम बाद में आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें DFT की, तो जो ड्यूरेशन है वो एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन पहले आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बाद में है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो एंड पे। तो DFT ये भी रूल हमने पढ़ा था। इसके बाद एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव, जब एक ही सेंटेंस के अंदर यूज हो तो एडजेक्टिव पहले आता है और एडवर्ब बाद में आता है। ये सारी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ। तो सबसे पहला रूल अगर हम देखें तो हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक हमारे पास सम टाइम होता है और एक हमारे पास सम टाइम्स होता है। ठीक है, अब ये हम कहां यूज करते हैं, सम टाइम का कहां यूज किया जाता है और सम टाइम्स कहां यूज किया जाता है। तो सम टाइम की बात करें तो जब फ्यूचर टेंस हो तो हम सम टाइम को यूज करेंगे, और जब प्रेजेंट टेंस हो तो हम सम टाइम्स यूज करते हैं। तो ये एस का डिफरेंस आपने याद रखना है कि सेंटेंस के अंदर सम टाइम तब यूज करते हैं जब फ्यूचर की बात हो, और सम टाइम्स तब यूज करते हैं जब प्रेजेंट की बात हो। जैसे अगर मैं कहता हूं ही विल कम सम टाइम, कि कभी ना कभी तो वो आ जाएगा ना, तो वो कभी ना कभी आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा यानी फ्यूचर टेंस में कह रहा हूं तो सम टाइम्स नहीं लगाऊंगा, सम टाइम लगाऊंगा। ठीक है, तो ही विल कम सम टाइम।
जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम सम टाइम लगाते हैं, ही विल कम सम टाइम, तो वो कभी ना कभी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तब हम सम टाइम्स लगाएंगे, ठीक है। सम टाइम्स आई गो टू स्कूल, सम टाइम्स आई गो टू अकेडमी, ठीक है, कि कभी कभी मैं कभी कभी स्कूल चला जाता हूं और कभी कभी मैं अकेडमी चला जाता हूं। सम टाइम्स आई गो टू स्कूल एंड सम टाइम्स आई गो टू अकेडमी, तो ये प्रेजेंट टेंस है कि मैं कभी वहां जाता हूं कभी वहां जाता हूं, तो ये जाता हूं, तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में सम टाइम्स यूज करेंगे। सो सम टाइम्स आई गो टू स्कूल, सम टाइम्स आई गो टू अकेडमी, ठीक है। और ऊपर जब फ्यूचर टेंस हो तो हम क्या कहते हैं, सम टाइम ही विल कम, ठीक है, तो कभी ना कभी वो आ जाएगा। तो जब फ्यूचर टेंस हो तो सम टाइम लगाते हैं और जब प्रेजेंट टेंस हो तो सम टाइम्स लगाते हैं। आगे व्हेन कब लगाते हैं और व्हाइल कब लगाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, व्हेन और व्हाइल एक दूसरे की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन व्हेन कब लगाते हैं, व्हाइल कब लगाते हैं। व्हेन तब लगाते हैं जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद हो, और व्हाइल तब लगाते हैं जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद ना हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाइल ही वाज अ सेल्समैन ही वेंट देयर, ठीक है, व्हाइल ही वाज अ सेल्समैन ही वेंट देयर, कि जब वो एक ताजर था तो वो वहां भी गया। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये जो व्हाइल लगा हुआ है उसके बाद ही है, उसके बाद was a salesman he went there। अब ये जो he है ये सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हुआ है। तो उसने कहा है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो तो हम क्या लगाते हैं, when लगाते हैं, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, while लगा हुआ है। इसका मतलब ये मिस्टेक है, तो यहां पे क्या आएगा, when आएगा। तो ये एरर स्पॉट जो हमने करना है, आपने अल्फा ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सो while he was a salesman he went there, इसमें सब्जेक्ट आया हुआ है, ये he जो है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर दिया गया हो तो उसने बताया कि अगर सब्जेक्ट दिया गया हो तो आप क्या लगाते हैं, when लगाते हैं। तो सब्जेक्ट दिया गया हो तो यहां पे क्या लगा हुआ था, while, तो while नहीं आता, यहां पे क्या आएगा, when आएगा। सो अब ये सेंटेंस करेक्ट है, when he was a salesman he went there। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वो कहता है when a salesman he went there, when a salesman he went there। अब ये सेंटेंस अगर हम देखें तो when a salesman, क्या when के बाद कोई he she कुछ लगा हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट ना हो तो उसने कहा है अगर सब्जेक्ट ना हो तो क्या लगाते हैं हम, while लगाते हैं, लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है, when, इसका मतलब यहां when नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, while आएगा। तो जब सब्जेक्ट हो तो when लगाते हैं, जैसे यहां पे लगा हुआ है, जब सब्जेक्ट है तो when लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट ना हो तो क्या लगाते हैं, while। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 था। आगे रूल नंबर 3 की बात करें, वो कहता है कुछ जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर नॉट लॉन्गर यूज करता है, नो लॉन्ग यूज करता है, नो लॉन्गर यूज करता है, ठीक है। तो ये हम कब यूज कर सकते हैं किसी चीज को, ये कब यूज नहीं कर सकते, उसकी अगर हम बात करें तो नॉट लॉन्गर हम यूज नहीं कर सकते किसी सेंटेंस के अंदर, नो लॉन्ग भी यूज नहीं कर सकते, नो लॉन्गर यूज करते हैं। हमेशा जब भी यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, नो लॉन्गर। तो ना ही नॉट लॉन्गर यूज करते हैं, ना ही नो लॉन्ग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं नो लॉन्गर। अगर हम इसकी बात करें, ही इज नो लॉन्ग एट दिस सीट, ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने अभी बताया कि ही इज नो लॉन्ग एट दिस सीट, नो लॉन्ग हम यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब नो लॉन्ग यहां पे नहीं आ सकता। क्या आ सकता है, नो लॉन्गर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ना ही नॉट लॉन्गर यूज कर सकते हैं, ना ही नो लॉन्ग यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, नो लॉन्गर। सो ही इज नो लॉन्गर एट दिस सीट, कि अब वो इस सीट पर मजीद नहीं रहा। तो ये नॉट लॉन्गर भी नहीं लगाना, नो लॉन्ग भी नहीं लगाना, हमेशा जब भी लगा रहा है नो लॉन्गर लगाना, तो ये नो लॉन्गर। उसके बाद रूल नंबर 4 देखें कि जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो और जो जोर डाल रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, जैसे नॉट वंस, कि उसने एक दफा भी ये अचीव नहीं किया, तो जोर डाला जा रहा है इस चीज पे कि उसने एक दफा भी डिस्टिंक्शन अचीव नहीं की, ठीक है। सो नॉट वंस, नॉट अनटिल, या फिर अभी तक उसने डिस्टिंक्शन नहीं ली, तो ये भी इंसिस्ट किया जा रहा है ना कि अभी तक उसने डिस्टिंक्शन नहीं ली। सो नॉट अनटिल, नेवर अगेन, कि वो दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेगा, तो ये भी दोबारा जोर डाला जा रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है। इसी तरह वेरी सेल्डम, तो ये जो वर्ड्स हैं ना, नॉट वंस, नॉट अनटिल, नेवर अगेन, वेरी सेल्डम, ये भी हेल्पिंग वर्ब से क्या लगाए जाते हैं, पहले लगाए जाते हैं। अगर हम वैसे फर्स्ट रूल को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि एडवर्ब जब भी आएगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। एडवर्ब जब भी आएगा कब आएगा, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के
बाद आएगा, ठीक है। पहला रूल ये पढ़ा था। दूसरा रूल ये पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो फिर जो एडवर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा था, जो एक्सेप्शनल रूल था वो ये था कि कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं ऑलवेज, ऑफन, वंस, ट्वाइस। अगर ये वर्ड्स हमारे पास होते हैं तो इनका इशू ये है कि इसमें हम इनको इससे पहले लगाते हैं, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे, अब इनके पहले लगाएंगे। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑलवेज, ऑफन, वंस, इस तरह। इसी तरह चौथा रूल अब हमने पढ़ लिया, ये भी एक्सेप्शनल केस ही आ गया हमारे पास एक तरह का, कि जब नेगेटिव चीजें हो और उस नेगेटिव के ऊपर जोर डाला जा रहा हो तो उसमें भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया जाता है, तो ये भी हम उससे पहले लगाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। इन रूल्स को अगर आप याद करेंगे तो फिर आप होपफुल हैं कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी एमसीक्यूज के अंदर एडवर्ब के टॉपिक में। तो पहले आपने एडवर्ब की वो चीजें करनी है, उसके बाद आपने इन रूल्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह वर्ब के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा छठा लेक्चर है। हर लेक्चर के अंदर हम 10 वोकैब के वर्ड्स अपने कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 51 टू ऑनवर्ड 60 तक हम अपने वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। 50 तक हमने 5 लेक्चर्स में कर लिए हैं कंप्लीट। आज के लेक्चर में हम 51 टू ऑनवर्ड 60 तक कंप्लीट करेंगे अपने वोकैब के वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं। 51th वर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक जो हमारे पास है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका उर्दू में मतलब है अनोखा, अजीब, ठीक है। तो जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो आंटी हैं इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ठीक है, इतनी बुढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने ग्लासेस फैशनेबल आजकल लगाई हुई हैं। हालांकि इस उम्र में बंदा इस तरह की ग्लासेस नहीं लगाता होता, लेकिन उन्होंने फिर भी लगाई हुई हैं। तो ये ना अनोखी हैं, थोड़ा सा अनोखा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेंट्रिक है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं ऑड, तो ऑड ही लग रही है ना ये, ठीक है। अनकन्वेंशनल, क्योंकि रिवायती तौर पर इस एज की फीमेल्स ग्लासेस नहीं पहनती इस तरह की फैशनेबल। अनयूजुअल, ठीक है। इसी तरह पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, ठीक है, वियर्ड लग रही हैं, अजीब लग रही हैं, ठीक है, बिजार, आर्केन, ठीक है। तो 51th वर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है अनोखा, अजीब, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है कि डायग्राम में ये जो फीमेल हैं इन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने फैशनेबल ग्लासेस लगाई हुई हैं। तो इस तरह की एज में फैशनेबल ग्लासेस आपको बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये अनोखी लग रही हैं, अजीब सी लग रही हैं, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं अप्रोप्रिएट वो हैं ऑड, ठीक है, स्ट्रेंज, वियर्ड लग रही हैं ये, ठीक है। तो ये 51th वर्ड है। आगे 52nd क्या है? एक्सक्यूजन। एक्सक्यूजन एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है तफरी, ठीक है जी। आज की गर्मियां हैं तो ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में इंसान गर्मियों का जब सीज़न आता है तो तफरी करने निकल जाता है नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, ठीक है। तो एक्सक्यूजन का मतलब है, एक नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है तफरी। आपको नज़र आ रहा है कि ये जी सैर तफरी करने गए हुए हैं पहाड़ों के बीच में और इस तरह के इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ट्रिप, ऑब्वियसली ट्रिप, हम ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है। जॉन्ट, आउटिंग, ठीक है। एक्सपीडिशन, डिग्रेशन, डिपार्चर, वेंचर, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो वर्ड है एक्सक्यूजन, ये एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है तफरी। तो ये आपको डायग्राम में भी जैसे नज़र आ रहा है कि ये लोग सैरो तफरी कर रहे हैं, पहाड़ों के दरमियान घूमने फिरने गए हुए हैं, ठीक है। और इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? ट्रिप या फिर आउटिंग पे जाना, ठीक है। डिपार्चर तो आउटिंग पे जाना या ट्रिप करना, ठीक है, ट्रिप वगैरह पे जाना, ठीक है। आगे 53rd वर्ड जो हमारे पास है वो है इलेबोरेट। इलेबोरेट जो है हमारे पास ये एक एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है और वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। एडजेक्टिव के तौर पे इसके सिनोनिम्स अलग दिए हुए हैं, वर्ब के तौर पे इसके सिनोनिम्स अलग दिए हुए हैं, ठीक है। इलेबोरेट करना, इलेबोरेट का उर्दू में मतलब होता है किसी चीज को आप तफसील से जब बयान करते हैं तो वो आप इलेबोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो तफसील से बयान करना यानी इलेबोरेट करना। जैसे ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि वो लिखा हुआ तो है पेज पे, आपको सारा कुछ डायग्राम तो नजर आ रही है, लेकिन ये जो टीचर है वो उन सारी चीजों को क्या कर रही है? इलेबोरेट कर रही है, हर चीज को अलग अलग समझा रही है, तफसील से बयान कर रही है आपको, ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पर जब यूज होगा तो सिनोनिम्स क्या है? इंट्रिकेट, सम्प्टुअस, डेकोरेटिव, एलिगेंट, ऑस्टेंटेशियस, डिटेल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है डिटेल्ड। वर्ब में आ जाए तो एक्सपाउंड, एक्सपेंड करना उसको, या इनलार्ज करना या एक्सप्लेन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिटेल, डेवलप, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो हमारे पास वर्ड है ये है इलेबोरेट। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है और वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। इसका जो मीनिंग है वो उर्दू में वो क्या है, तफसील से किसी चीज को जब हम बयान करते हैं तो इलेबोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये टीचर हैं वो उस डायग्राम को इलेबोरेट कर रही हैं, वो समझा रही हैं उसके बारे में कि ये जो आपको डायग्राम है इसका मतलब क्या है, हर चीज उन्होंने सही से समझाई हुई है, ठीक है। और ये जो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो तो इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है, डिटेल्ड वे के अंदर समझाना, ठीक है। या फिर एक्सप्लेन करना, वर्ब के तौर पे तो एक्सप्लेन करना या इनलार्ज करना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। इलेबोरेट करना होता है। आगे 54th वर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सास्परेशन, ठीक है। एक्सास्परेशन ये हमारे पास एक नाउन है। एक्सास्परेशन कहते हैं परेशानी को, जब किसी की परेशानी हो। जैसे इनको जी परेशानी है कि जी इनके जो बाल है ना वो बड़े नहीं हो रहे और वो बाल आपस में बिखरे हुए हैं, ठीक है, अरेंज्ड नहीं है। तो बिखरे हुए बालों की वजह से इसको क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स है उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन होती है बंदे को, इरिटेशन होती है, ठीक है। इनरेजमेंट, अनॉयंस, ठीक है, अनॉइंग सी चीज जो होती है। वेक्सेशन, एंगर, फ्यूरी, मैडनेस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है हमारे पास एक्सास्परेशन, ये एक्सास्परेशन एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है परेशानी, कि आपको कोई परेशानी होती है, ठीक है। जैसे इनके बाल जो हैं वो उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं एक चीज़ के साथ, तो इसको परेशानी लगी हुई है कि मेरे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, वो एक अरेंज फॉर्म में क्यों नहीं है। इसको जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है हमारे पास, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इरिटेशन, ठीक है, या फिर एंगर, गुस्सा होना, ठीक है। तो ये एक्सास्परेशन के सिनोनिम्स से अप्रोप्रिएट। उसके बाद एक्सपेंसिव, ठीक है। अब ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। एक्सपेंसिव, इसको थोड़ा सा आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मतलब उर्दू में क्या है, वसी। जैसे ये शहर आपको नजर आ रहा है, इसके दरमियान ये आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही है और ये खाली जगह नजर आ रही है, ये वसी है, ठीक है। तो ये वसी शहर, आपको इतना बड़ा शहर नजर आ रहा है, वसी, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव, ये एक्सपैंड से निकला है। वसी कहां से निकला है, एक्सपैंड। ये आपने याद रखना कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, महंगे वाला नहीं है, ये वसी वाला है, ठीक है। एक्सपेंसिव में जो होता है वो ई आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो एक्सपेंसिव जो होता है उसमें ई आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है। तो वैसे तो एक्सपेंसिव जो होता है ना महंगे वाला, उसके साथ ई आता है, लेकिन अगर ए आ जाए तो वो क्या होता है, एक्सपैंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ई आए तो महंगे वाला होता है एक्सपेंसिव, और ए आए तो क्या है, वसी वाला होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा, स्पेशियस, कुशादा, रूमी, वाइड, ठीक है, स्प्रॉलिंग, स्पेशियस, वास्ट, वसी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं इसके। अब एक्सपेंसिव वर्ड है हमारे पास, एक्सपेंसिव, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, वसी। जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है आपको कि ये वसी, इतना बड़ा ये शहर है, ये भी, यहाँ भी, सारा इतना वसी शहर है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव है, बहुत वसी है। इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, एक्सटेंसिव और वास्ट, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव के हमारे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। 56th वर्ड क्या है हमारे पास, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन भी हमारे पास एक नाउन है। एग्जैजरेशन का उर्दू में मतलब होता है मुबालगा आराई करना, मुबालगा आराई करना। यानी आपको कोई चीज़ अगर बताई जाती है तो आप उसमें ना एग्जैजरेट कर दें, उसमें बढ़ा चढ़ा के अपनी तरफ से कह दें, ठीक है। जैसे उसने एक फ़िश की बात की है, इन भाई साहब ने क्या किया है, वो उसने छोटी सी फ़िश की बात की, इसने उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ी फ़िश मान लिया, ठीक है। चाहे उसने किसी छोटी सी रहू मछली की बात की हो और इसने उसको डॉल्फिन बना दिया हो, ठीक है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो उसने क्या कर दिया, उसको एग्जैजरेट कर दिया। तो उसने रहू मछली छोटी सी की बात की थी और इसने डॉल्फिन बना दिया उसको। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, ओवर स्टेटमेंट, हाइपरबोल, एम्बेलिशमेंट, ओवर एम्फेसिस, ओवर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आप ज्यादा लगा लेते हो, उम्मीदें ज्यादा लगा लेते हो, उसको एग्जैजरेट कहते हैं, ठीक है। एम्पलीफिकेशन, बढ़ा चढ़ा के बताना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्ड जो हमारे पास है वो है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बात करना, मुबालगा राई करना, ठीक है। ये एक नाउन है। जैसे उन्होंने छोटी सी मछली, रहू मछली की बात की है और उसने डॉल्फिन बना दिया उसको, ठीक है, बड़ी मछली समझ लिया। तो उसने ओवर स्टेटमेंट किया है, ज्यादा बयान कर रहा है वो, ज्यादा सोच लिया उसने, ठीक है। उसके अलावा ओवर एस्टिमेशन, उसने अंदाजा बड़ा लगा लिया, हालांकि छोटी सी मछली की बात है, उसने उसको बड़ा सोच लिया। एम्पलीफिकेशन, बढ़ा देना, ठीक है। जैसे एम्पलीफिकेशन आपने एक वर्ड पढ़ा था कि अगर इस तरह की वेव हो तो उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है, ये बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एम्पलीफिकेशन हो रही है। ये क्या हो रही है, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के आप बयान करते हो, एग्जैजरेट करते हो। आगे 57th वर्ड क्या है हमारे पास, इवेलुएट्स। इवेलुएट का मतलब ये, इवेलुएट जो है वो हमारे पास क्या है, वर्ब है। इवेलुएट का मतलब ये होता है कि तशखीस करना,
कंफर्म करना, साबित करना। जैसे आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है, ठीक है, कोरोना वायरस जो है, ठीक है, तो एवेलुएट्स में क्या आता है हमारे पास, तशखीस करना। तो ये जो तशखीस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कि जो डॉक्टर्स हैं वो तशखीस कर रहे हैं कि उसमें कोरोना वायरस है या नहीं है, ठीक है, तो तशखीस कर रहे हैं, वो असेस कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हैं, रेकन, असेस, अप्रेज, ये हमने वर्ड पढ़ा हुआ वोकैब के अंदर, ठीक है, अप्रेज। उसके बाद वे अप, एस्टिमेट, कैलकुलेट, वैल्यू, गॉज, मेयर, प्राइस, रेकन, वर्कआउट, एनालाइज कर रहे हैं उसको, कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स कोरोना वायरस की तशखीस कर रहे हैं, उसके अंदर इवेलुएट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो 57वां वर्ड है वो क्या है, इवेलुएट्स। इवेलुएट्स जो है ये हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है, और इसका उर्दू में मतलब क्या है, तशखीस करना, उसको कंफर्म करना। जैसे ये डॉक्टर है, ये उस मरीज में कोरोना वायरस की तशखीस करने आया हुआ है, असेस करने आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है, असेस करना, एनालाइज करना, ठीक। 58 वो कहता है फर्टेलिटी। फर्टेलिटी जो है ये भी एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है कत्ले आम, ठीक है। जैसे 1980s के अंदर हुआ था कत्ले आम गांधी जी का, और जब इंडिया में मसाइल हुए थे, जैसे यहाँ पे कत्ले आम किया गया लोगों का, यहाँ पे आप देख सकते हैं आग लगा दी गई है उनको, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि उनको जिंदा आग लगा दी गई है, ये नज़र आ रहा है आपको, आग लगी है, धमाका होता है तो कत्ले आम होता है, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, डेथ, लॉस, डिसीज़, ठीक है। कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कैजुअलिटी हो जाती है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो फर्टेलिटी होती है। तो 58th वर्ड जो हमारे पास है वो है फर्टेलिटी। फर्टेलिटी एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, कत्ले आम होना। जैसे इसके सिनोनिम्स क्या हैं, अप्रोप्रिएट, कैजुअलिटी हो जाती है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह के अंदर कत्लेआम होता है, डेथ वगैरह के अंदर कत्लेआम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्टेलिटी है। उसके बाद 59th वर्ड जो हमारे पास है वो है फ्लिक्ड। फ्लिक कहते हैं किसी को ना झटके से मूव करवाना, ठीक है। जैसे ये उसके पास कांच की एक गोली है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उस शीशे की गोली से मूव कर रहा है उसको, और झटके से एक फ्लिक करेगा, उंगली से फ्लिक करेगा और वो तेजी से मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि झटके से हरकत देना, झटके से हरकत देना। फ्लिक्ड का मतलब क्या है, झटके से हरकत देना। जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि उसने जी ये फिंगर से ना वो इसको क्या करेगा, जल्दी से मूव करवाएगा और ये जो शीशे की गोली है ये झटके से आगे मूव कर जाएगी, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ब्रश्ड, ग्लांस्ड, ग्रेज्ड, स्किम्ड, फ्लिप्ड, फ्लिप करना, टैप्ड, स्ट्रक, स्ट्रिकन, पिंज्ड, टच्ड। स्ट्रक किया जाता है ना, स्ट्रक करते हैं तो तेजी से मूव करती है चीज़, ठीक है। तो 59th वर्ड जो हमारे पास बेसिकली है वो है फ्लिक्ड। फ्लिक्ड एक एडजेक्टिव है हमारे पास और इसका उर्दू में मतलब क्या है, झटके से हरकत देना। जैसे ही उसने फ्लिक किया उसको तो वो झटके से मूव करके आगे चलेगी गोलियां, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स हमारे पास वो क्या है, हमारे पास फ्लिप्ड इसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अप्रोप्रिएट। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक, ये हमारे पास अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, ठीक है। तो ये हमारे पास 59th वर्ड था, फ्लिक्ड, झटके से हरकत देना। आगे जो लास्ट वर्ड है आज का वो है 60th वर्ड, फ्लॉलेसली। फ्लॉ कहते हैं, ये जो फ्लॉ है ना, ये कहते हैं किसी खराबी को, और लेसली का मतलब है कि खराबी नहीं है उसमें कोई, और एल वाई आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब। फ्लॉलेसली में एंड पे एडवर्ब एल वाई आ रहा है तो ये क्या है, एक एडवर्ब है। जैसे उसने क्या है, फ्लॉलेसली किया हुआ है। फ्लॉलेसली का मतलब है बगैर किसी खराबी के, बगैर किसी खराबी के या बगैर किसी गलती के, ठीक है। फ्लॉलेसली का मतलब है बगैर किसी खराबी के। जैसे उसने ये उसके अंदर निशाना लगाया है तो वो एक्यूरेट जाके लगा है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट लगा है। तो इसका आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लॉलेसली का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है। अब इसकी सिनोनिम्स क्या हैं, परफेक्टली, फॉल्टलेसली, बगैर किसी खराबी के, गलती के, इम्पेकेबली, स्पॉटलेसली, इमैकुलेटली, ठीक है, इमैकुलेटली। उसके बाद क्लियरली, साउंडली, पेयरली, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं। परफेक्टली इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो 60th वर्ड जो आज का लास्ट वर्ड है हमारा वो क्या है, फ्लॉलेसली। एल वाई आया हुआ है तो ये एक एडवर्ब है। इसका उर्दू में मतलब क्या है, बगैर किसी खराबी के। फ्लॉ खराबी को कहते हैं, लेसली का मतलब है बगैर किसी खराबी के, ठीक है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि उसने निशाना लगाया तो एक्यूरेट जाके उसका निशाना लगाया, ठीक है। ये इसका सिनोनिम एक्यूरेट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट। और जिसके वैसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स वो क्या है, फॉल्टलेसली, परफेक्टली, ठीक है, और क्लियरली, अपने लास्ट में याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के वोकैब के वर्ड्स से 51 to 60 हमने करने हैं आज,
कर लिए हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 61 टू ऑनवर्ड 70 तक करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।